अपशब्द। बहुत हुआ नीलम, अब मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता और इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। नरेश जी पल्लवी और हेमंत के कांटों भरे कानों से आहत होकर बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं भी एक पल इस घर में नहीं रहना चाहती। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि शायद एक दिन परिस्थितियां सही हो जाएंगी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। नीलम भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, दादू दादी आप लोग रो क्यों रहे हैं? 6 साल की परिणीति उन दोनों के आंसुओं को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस आंख में तानों का कंकड़ चला गया। नरेश जी और नीलम जी व्यथित होकर बोले, हमें मालूम है आपको मम्मी पापा ने डांटा है, इसलिए रो रहे हैं आप लोग। और वह दोनों भी रोते हुए दादू दादी से चिपक गईं। अभी थोड़ी देर पहले की घटना आंखों में चलचित्र की भांति घूम उठी। हेमंत, मैंने जिंदगी भर इन दोनों को अपने पास रखने का ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारे बड़े भैया तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आराम से विदेश में रह रहे हैं और इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को हमारे मत्थे मर दिया। जब इन बुढ़ा बुढ़ी को हमें कुछ देना ही नहीं है तो हम क्यों इनको अपने पास रखें? पल्लवी का एक एक शब्द जहर बुझे तीर के समान दोनों के सीने को छलनी कर रहा था। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, गलती तो मैंने भी की इन दोनों को अपने पास रखकर। जैसे भैया ने छोड़ दिया था वैसे ही हमें भी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। जहाँ जी चाहे, जैसा जी चाहे वैसा रहे। प्राणों से प्यारा बेटा बोल पड़ा, जिससे ना जाने कितनी उम्मीदें थी उन दोनों को। हे भगवान, यह दिन देखने से पहले हम लोग मर क्यों नहीं गए? बेटे बहू के मुंह से शर्मनाक अपशब्द सुनकर दोनों के मुंह से एक साथ निकला, काश ये धरती फट जाए और हम लोग इसी में समा जाएं। बहू तो चलो पराई है, पर अपनी कोक जने से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नरेश जी और नीलम जी का हंसता मुस्कुराता परिवार, 2 बेटे और दोनों ही होनहार। उन दोनों ने अपना सब कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, सिर्फ गांव का एक पुश्तैनी मकान छोड़कर। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने आप को गांव की जड़ों से अलग नहीं होना चाहते थे और उनकी सोच यही थी कि एक दिन जब बच्चे तैयार हो जाएंगे तो हम लोगों को अपनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत। ईश्वर की कृपा से दोनों बेटे पढ़ लिख कर इंजीनियर भी बन गए। बड़ा बेटा विदेश में सेटल हो गया और वहीं शादी करके वहीं की नागरिकता लेकर हमेशा के लिए वहीं बस गया। बहुत धक्का लगा उस बार, लेकिन अभी छोटे बेटे से उम्मीद की किरण बाकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक बच्चा ऐसा करता है तो दूसरा भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ता है। हेमंत ने भी अपने साथ काम करने वाली पल्लवी के साथ शादी कर ली और अचानक दरवाजे पर लाकर उन दोनों के अरमानों को एक साथ ध्वस्त कर दिया। खैर, बच्चों की खुशी में खुद को ही दोनों ने खुश कर लिया, लेकिन पल्लवी अपनी मस्ती में मस्त रहने वाली उन दोनों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती और जब देखो तब उन दोनों को अपने पास रखने का एहसान जता देती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। पल्लवी की गोद में 2 जुड़वा बेटियां आ गईं। दोनों बेटियां अपने दादी दादू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पल्लवी जब भी ऑफिस या बाहर जाती, यहाँ तक कि शहर से बाहर भी, तो वह दोनों अपने दादू दादी के पास ही रहती। समय के साथ हेमंत और पल्लवी ने अपना घर खरीदना चाहा। पापा बहुत दिन किराए के घर में रह लिए, अब हम चाहते हैं कि अपना घर खरीद लिया जाए। रुपए कम पड़ रहे हैं तो आप गांव वाला घर बेच दीजिए। हेमंत पास आकर बोला, बेटा जब कभी हम लोगों का मन करता है तो 2-4 दिन के लिए अपने लोगों के बीच चला जाता हूँ। अगर एक बार घर बेच दिया तो हमेशा के लिए गांव से दूर हो जाऊंगा। मैंने अपने जीवन भर की कमाई, सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि नीलम ने अपने गहने तक तो तुम लोगों पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन अब वो घर नहीं। एक तरह से नरेश जी ने मना करते हुए कहा, क्योंकि नरेश जी अपने आप को पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहते थे। पल्लवी और हेमंत का व्यवहार देखते हुए समय पता नहीं कब पलटा खा जाए, तो कम से कम सिर छुपाने के लिए छत तो होनी चाहिए, और वो दिन जल्दी आ गया। पापा, हम लोगों ने आपको इतने दिनों तक अपने पास इसलिए नहीं रखा कि आप मुझको वो घर बेचने के लिए मना कर दें।
मुझको तो वो घर बेचना ही है। अब तो हेमंत तमक कर बोला, और क्या, आप लोगों को हराम की रोटी इसलिए नहीं खिलाई, समझ लीजिए वो घर इतने दिनों तक रोटी खिलाई उसका किराया है। पल्लवी भी तमक कर बोली, अच्छा तो अब इन लोगों की निगाह मेरी आखिरी जायदाद पर टिकी है, लेकिन मैं वो घर नहीं बेचूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। नरेश जी और नीलम जी ने कठोर फैसला ले लिया और उस दिन से पल्लवी और हेमंत उल्टी सीधी बातों से हर पल उन लोगों का सीना छलनी करते रहते, लेकिन वो दोनों सिर्फ जुनून के कारण ही रुके थे और आज तो उन दोनों ने सारी मर्यादा ही तोड़ डाली। हम लोगों को मम्मी पापा की जगह बुढ़ा बुढ़ी तक कह डाला और वह दोनों गांव जाने की तैयारी करने लगे। दादू दादी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? परिनीति उन दोनों को घर से बाहर निकलते हुए देखकर बोली, बेटा हम लोग गांव जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। और दोनों उन लोगों के पैरों से लिपट गई। नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग यहीं अपने मम्मी पापा के पास रहो। हाँ, जब बड़ी हो जाना तो अपने दादू दादी से मिलने गांव जरूर आना। दोनों ने रोते हुए बच्चियों को बेहद कठोर बनकर अपने से अलग किया और बाहर निकल गए। आज तक उन्हें दोनों की मोह ममता में तो फंसे थे। हेमंत और पल्लवी दूर से देखते रहे और एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। वह लोग तो गांव चले गए, लेकिन इधर परिनीति दोनों की बहुत तबीयत खराब हो गई। बुखार उतरने का नाम ही ना ले। डॉक्टर भी परेशान, इतनी अच्छी दवाइयां दे रहे हैं, बुखार उतर क्यों नहीं रहा। समझ तो पल्लवी और हेमंत भी रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मानना नहीं चाह रहे थे। 15 दिन बीत गए। उधर नरेश जी और नीलम जी उन दोनों की याद में तड़प रहे थे और इधर यह बच्चियां। मिस्टर हेमंत, मैंने हर संभव इलाज करके देख लिया, लेकिन बच्चियों की तबीयत तो सुधर ही नहीं रही। आखिर क्या कारण हो सकता है? कोई बीमारी भी नजर नहीं आ रही। क्या इन बच्चियों का कोई हितैषी इन लोगों से दूर हो गया है? डॉक्टर साहब क्या बताएं? और हेमंत ने सारी बातें उनको बता दी। मिस्टर हेमंत, अगर आप अपनी बच्चियों को स्वस्थ देखना चाहते हो तो आप तुरंत गांव जाकर अपने माता पिता को वापस लेकर आइए, वरना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हर बीमारी का इलाज दवा नहीं होती। इन बच्चियों को दवा की नहीं, अपने बाबा दादी का साथ चाहिए, डॉक्टर समझाते हुए बोले। अब तो हेमंत और पल्लवी बड़े परेशान कि हम लोगों ने कैसे कैसे कटु शब्द मम्मी पापा को बोले हैं, क्या वह हम लोगों को माफ़ करेंगे? लेकिन अगर बच्चियों की जान बचानी है तो उन लोगों के पास जाना ही पड़ेगा, और अगर दुत्कार भी देंगे तब भी जबरदस्ती लेकर आऊँगा। हेमंत और पल्लवी परी और नीति को उसी हालत में लेकर नरेश जी नीलम जी के पास पहुँच गए। नीलम अभी अभी खाने की थाली लेकर बैठी ही थी कि दरवाजे की कुंडी खटकी। कौन आ गया? और दरवाजे पर हेमंत और पल्लवी को देखकर चौंक पड़ी। दोनों ने ही दोनों बच्चियों को गोद में उठा रखा था और परिनीति तो नीलम जी को देखकर उन दोनों की गोदी से लपककर दादा दादी दादी कहकर लिपट गई। आवाज़ सुनकर नरेश जी भी बाहर आ गए। अरे मेरी बच्चियों, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोगों का चेहरा इतना निस्तेज कैसे हो गया? बिलख उठी नीलम जी उन दोनों का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर। मम्मी पापा, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से पाप हुआ है, आप लोग हमारे साथ वापस चलिए। आप लोगों के आने के बाद इन दोनों की बहुत बुरी हालत हो गई। आज 15 दिन से दोनों बुखार से तड़प रही हैं, ना खा पी रही हैं, ना हंस बोल रही हैं। आज आप लोगों को देखकर इन लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई है। प्लीज़ मम्मी पापा, हम लोगों के लिए ना सही, अपनी पोतियों के लिए आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। हम लोग वादा करते हैं कि भविष्य में फिर कभी आप लोगों को किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं देंगे। अगर कभी भी आपको कुछ इस तरह का महसूस हो तो हम लोगों को ज़रूर छोड़ दीजिएगा। हेमंत और पल्लवी ने उन दोनों के पैर पकड़ लिए। हाँ मम्मी पापा, मेरी बच्चियों की ज़िंदगी मेरी झोली में डाल दीजिए। हमारी गलती
माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक माँ दूसरी माँ से अपने बच्चों की ज़िंदगी मांग रही है। पल्लवी ने रोते हुए अपनी झोली नीलम जी के आगे फैला दी। हाँ दादू दादी, वापस घर चलिए, नहीं तो हम लोग भी आपके पास ही रहेंगे। हम लोगों को आपके बगैर उस घर में नहीं रहना। दोनों फिर से रोते हुए नीलम जी और नरेश जी से लिपट गईं, लेकिन बाहर ही एक माँ की मोह ममता। कहते हैं ना कि मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, और नरेश जी और नीलम जी का दिल बच्चियों के मुंह में पिघल गया और वह लोग फिर से परिणीति के लिए हेमंत और पल्लवी के साथ वापस आ गए। अब तो परिणीति बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कुछ ही दिनों में पहले की तरह फिर से चहकने लगी, क्योंकि उन दोनों को दवा नहीं बल्कि दादू दादी का साथ चाहिए था।